दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, सत्ता की ठसक और सत्ता की धौंस कितनी बड़ी चीज होती है कि साधारण से साधारण मनुष्य, एक व्यक्ति जिसे सत्ता मिल जाती है और सत्ता के शीर्ष पर विराजमान होने के बाद देवत्व की कल्पना में वो व्यक्ति इतना तल्लीन हो जाता है कि फिर कौन पार्टी, कौन व्यक्ति, कौन सा संगठन, कौन सी विचारधारा, कौन सी सत्ता सबसे ऊपर व्यक्ति को देवतुल्य साबित करने के लिए दरअसल उस पार्टी का निजाम भी लग जाता है। और निजाम इस रूप में लग जाता है कि वो वोटर को एक तरह से धमकाने के अंदाज में सचेत करने की स्थिति को भी पैदा करता हुआ नजर आता है। याद कीजिए कर्नाटक का विधानसभा चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर्नाटक के वोटरों को क्या कह रहे थे। कर्नाटक के वोटर्स को वो ये कह रहे थे कि देवताओं के देवता का आशीर्वाद, देवताओं के देवता से वो किसे निरूपित कर रहे थे? नरेंद्र मोदी को। कोई ऐसी गलती वोटर ना करे जिससे देवताओं के देवता के आशीर्वाद से वंचित रहना पड़े। कर्नाटक के वोटर्स ने, वहां के मतदाताओं ने वोट देवताओं के उन कथित देवता के आशीर्वाद से वंचित रहना मंजूर किया था। लेकिन अब देवताओं का देवता जिन्हें बता रहे थे, आज उनका शिलापट तोड़कर, हटाकर, देवताओं के देवता का शिलापट हटाकर भागलपुर में अपना शिलापट लगाकर अस्पताल के अंदर कुछ नई सुविधाओं का उद्घाटन कर रहे थे। यही होता है समय का फर्क। काल चक्र का पहिया जब घूमता है तब नए देवता की तलाश करनी पड़ती है। और देवता की तलाश बेंगलोर में जाकर जिन्हें देवता बताने के साथ शुरू होती है, पटना पहुंचते पहुंचते नए देवता के सामने शीश नवाना पड़ता है। पटना एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद नए देवता के सामने शीश नवाने की नौबत जब आती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियां और संसद का अंक गणित जिम्मेदार होता है। जनता का फैसला इसके लिए जवाबदेह होता है। और जनता के फैसले ने बड़े बड़े तथाकथित देवताओं को, लोकतंत्र की आड़ में खुद को देवता बना चुके लोगों को जमीन पर इस कदर पटक दिया कि अब दूसरे की बात तो छोड़ दीजिए, अपने ही संगठन के लोग, अपने ही लोग, जिस संगठन से निकलकर भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उस संगठन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोग जब ये कहने लगे, सरसंघ चालक जब ये कहने लगे कि आप ईश्वर हैं, देवता हैं, या आप में देवत्व की झलक मिलती है, ये सब फैसले जनता पर छोड़ देने चाहिए कि जनता देवत्व देखती है या नहीं देखती है। ये बात पहली बार मोहन भागवत ने नहीं कही है। चाहे झारखंड का गुमला हो, चाहे महाराष्ट्र का पुणे हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई दूसरा इलाका हो, 4 जून के बाद सियासत का चाल, चरित्र और चेहरा इस कदर बदल चुका है कि अब देवताओं के देवता में देवता तो छोड़िए, साधारण मनुष्य देखने में भी लोग कतराने लगे हैं। कतराने इसलिए लगे हैं क्योंकि सत्ता 10 सालों से सवालों से कतरा रही थी। और जब सत्ता सवालों से कतरा रही थी तो देवत्व ढूंढने वाले लोग देवत्व ढूंढने से कतराने लगे हैं। और कतराने के दौर में भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है? वहीं खड़ी है कि जेपी नड्डा का रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन होगा, पिछले 3-4 महीनों से यह तय नहीं हो पा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल चुके जेपी नड्डा की जगह अब भाजपा का स्वास्थ्य कौन संभालेगा? वो व्यक्ति कौन होगा? वो राजनीतिक डॉक्टर कौन होगा जो जेपी नड्डा की जगह पार्टी संभालेगा? आज की तारीख में भाजपा के लिए सबसे बड़ी पहेली बन चुका है। पहेली इसलिए बन चुका है क्योंकि ये पहेली इस देश के इतिहास में सत्ता और संगठन दोनों पर एक व्यक्ति के द्वारा कब्जा किए जाने का एक ऐसा यूनिक मॉडल के रूप में सामने आया है, जिस यूनिक मॉडल के तहत कार्यकर्ताओं की अहमियत से ऊपर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और सत्ता के चापलूस पूंजीवाद की हो जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आप सूची देख लीजिए, इतने सारे ब्यूरोक्रेट, चाहे वो रिटायर हो चाहे वीआरएस ले चुके हों, कार्यकर्ताओं की छाती पर मूंग दलते हुए, उनके अरमानों पर तुषारापात करते हुए सीधे सीधे यूनियन कैबिनेट तक पहुंचा दिए जाते हैं। गिनती नहीं है, कोई रेलवे चला रहा है, कोई टेलीकॉम चला रहा है, कोई कुछ दिनों पहले तक एयरपोर्ट भी चला रहा था। इस तरह से जब इस देश को चलाया जा रहा है तो उस स्थिति में मोहन भागवत के बयान को सिर्फ मोहन भागवत का बयान नहीं, आरएसएस के एजेंडे को लागू करने वाले नरेंद्र मोदी के प्रति जो मुरव्वत अब तक आरएसएस ने बरती थी, वो मुरव्वत दरअसल 303 के आंकड़े की
एक वानगी थी कि उस आंकड़े के सामने संघ झुक रहा था। उस आंकड़े के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नतमस्तक थे। उस आंकड़े के सामने पूर्णकालिक प्रचारक से लेकर स्वयंसेवक तक और इन सब से आगे भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को, इस देश का एजेंडा बनाने पर तुले हुए अंधभक्तों की टोली, कार्यकर्ताओं की टोली पर हावी हो रही थी। अब वक्त बदल चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी का निजाम बदलने की तैयारी है। सत्ता का निजाम भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही बदलने की कवायद हो, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर बीजेपी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है? भाजपा के संगठन मंत्री बीएल संतोष की सक्रियता पहले जितनी अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है? संघ और भाजपा के बीच सेतु का काम करने वाले बीएल संतोष और उनके पहले के संगठन मंत्रियों की सूची पर नजर डालें तो गोविंदाचार्य से लेकर संजय जोशी और रामलाल तक और फिर बीएल संतोष तक भारतीय जनता पार्टी के अंदर संघ जिस माध्यम से सत्ता को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को खासतौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा है, उस सत्ता का अट्ठाहस तो इस कदर बोलते हुए नजर आया कि चुनाव जीतने के लिए संघ की जरूरत नहीं है। 400 पार का नारा 240 पर आकर रुक गया और 400 पार का नारा जब 240 पर आकर रुक गया तो सत्ता जो 272 के आश्रय बनती है, उस 272 की संख्या की पूर्ति के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर होना पड़ा, एकनाथ शिंदे के सांसदों पर निर्भर होना पड़ा। और अब परिस्थिति ये बन रही है कि नीतीश कुमार के यहां जब जेपी नड्डा जाते हैं उसके बाद बहुत चिरौरी करनी पड़ती है ताकि कम से कम एक क्लैरिफिकेशन नीतीश कुमार दे दें। वैसे नीतीश कुमार अपनी तरफ से जो क्लैरिफिकेशन देते हैं, लोगों की धड़कनें और बढ़ जाती हैं। मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी उनके साथ नहीं जाएंगे, उनके साथ हो लेते हैं। आज फिर बोले, 2 बार चले गए थे, अब तीसरी बार इधर उधर नहीं करेंगे। लोगों की धड़कनें फिर बढ़ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को मुगालते में रखने के बाद और तब जब केसी त्यागी के बयान भी इंटरव्यू के माध्यम से इस रूप में सामने आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की छवि को सीधे सीधे वो बचाव करने की मुद्रा में भी बदनाम होता हुआ दिखा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहन भागवत के बयान के मायने क्या है। नीतीश कुमार के ऊपर बहुत दबाव है, चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बहुत दबाव है, एकनाथ शिंदे के सांसदों के ऊपर, यानी शिवसेना के शिंदे गुट के सांसदों के ऊपर यह दबाव है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद उनकी राजनीतिक पहचान कैसे बची रहेगी। क्या इसके लिए वापस मातोश्री का रुख करना होगा? क्या इसके लिए वापस उद्धव ठाकरे के साथ जाना होगा? और इन सब परिस्थितियों के बीच महाराष्ट्र पहुंचकर ही जब करीब करीब वही बयान मोहन भागवत दोहराते हुए नजर आए जो बयान उन्होंने झारखंड के गुमला में दिया था, और जिस तरह की बातें वो 4 जून के बाद से अलग अलग जगहों पे करते आ रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नरेंद्र मोदी की सत्ता की मियाद कितने दिनों की है और इंडिया गठबंधन की ताकत कितने दिनों की है। इंडिया गठबंधन की ताकत तो यह है कि आज अखिलेश यादव को कहना पड़ा कि चुनाव जीतने और अपनी ताकत बढ़ाने का वक्त नहीं है, यहां एकजुटता का समय है और हरियाणा चुनाव में जो सबसे मजबूती से लड़ रहा है उसका साथ देने का वक्त है। लेकिन क्या यह साथ देने का वक्त, नरेंद्र मोदी का साथ देने का वक्त संघ के लिए बीत चुका है, या अब भी नरेंद्र मोदी को अपने करिश्मे पर इतना ही भरोसा है कि तीसरी बार की प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्हें ऐसा लग रहा है कि उस परिस्थिति में लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा कर देगी जिस परिस्थिति में वो 2014 से लेकर 2024 के दरमियान खड़ी थी। आज की तारीख में वो परिस्थितियां नहीं है। अमित शाह की चाणक्य नीति फेल हो चुकी है। कई राज्य हाथ से निकलने की कगार पर खड़े हैं। हरियाणा हो या महाराष्ट्र, झारखंड में सत्ता मिलेगी या नहीं कोई नहीं जानता। बिहार के मुख्यमंत्री कब तक एनडीए के साथ खड़े हैं यह उनके सिवा इस देश में कोई नहीं बता सकता। तो उत्तर प्रदेश में जाति गणना के आश्रय सियासत को बदलने, पीडीए के आश्रय पॉलिटिकल केमिस्ट्री और पॉलिटिकल अर्थमेटिक के बीच की दूरियां खत्म करने और इन सब से आगे बढ़ करके देखें तो मंडल पॉलिटिक्स की वापसी के साथ कमंडल पॉलिटिक्स को जमींदोज करने की कवायद करने वाले उत्तर प्रदेश में एक तरफ जाति गणना का शोर, दूसरी तरफ संविधान बचाने का शोर, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच किसका करिश्मा सबसे बड़ा ये दिखाने का शोर, और इन सब से आगे बढ़कर सामाजिक विमर्श के बदलते दौर में
योगी आदित्यनाथ की को मुख्यमंत्री बनाकर क्या भारतीय जनता पार्टी 2027 की तरफ देखे या 2029 की तरफ देखे, इस द्वंद्व के लिए चूंकि 2027 पहले आता है तो 27 पर फोकस रखने के लिए जाति गणना कराने के बाद या नहीं कराने की सूरत में योगी आदित्यनाथ पार्टी के लिए पॉलिटिकल एसेट हैं या राजनीतिक तौर पर बोझ बनते जा रहे हैं। ये द्वंद्व जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के अंदर चल रहा है तो उस द्वंद्व के आश्रय ये देखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर संघ कमंडल बनाम मंडल की राजनीतिक लाइन के बीच अपने लिए जगह कहां तलाशता है। देवत्व पर सवाल उठ चुके, व्यक्ति अलौकिक होना चाहता है, ईश्वर होना चाहता है और उससे आगे बढ़कर अलौकिक होना चाहता है। तो ईश्वर और अलौकिक होने की लालसा जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो फिर कौन मोहन भागवत। लेकिन अब मोहन भागवत की सुननी पड़ेगी और मोहन भागवत की नहीं सुनने की स्थिति में नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पार्टी किस हद तक जुड़ी रहेगी, इसकी ताजा तरीन मिसाल हरियाणा से आएगी। इसकी ताजा तरीन मिसाल देखने को महाराष्ट्र के चुनाव में मिलेगी। और उन सब से आगे बढ़कर देखें तो नागपुर के आगे छोटा नागपुर को भी नागपुर बनाने की कवायद जिस प्रकार से आदिवासियों के बीच, जिस प्रकार से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बीच झारखंड में चलाई गई, उसका भी कितना फलाफल भारतीय जनता पार्टी के साथ है ये बिना संघ की मर्जी के नहीं होगा। अन्यथा झारखंड में संघ की ताकत का अंदाजा देखना हो तो इस बात से ही देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बीजेपी का सिटिंग मुख्यमंत्री पहली बार चुनाव हार जाए और निर्दलीय कैंडिडेट से हार जाए, कई बड़े नेता दिल्ली से जाकर के चुनाव जिताने की कोशिश करें तब भी हार जाए और उसके बाद की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से मिनरल रिच एस्टेट की सत्ता ही निकल जाए, तो कौन भरोसा करेगा कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा सिर्फ और सिर्फ गुजरात तक सिमट कर रह गया है। और उस गुजरात में भी कितने दिनों तक नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए एसेट हैं। ये एक बार अगर मंडल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई तो मत भूलिए कि गुजरात भी जनता दल को एक बार सत्ता में मौका दे चुका है। उसी मंडल पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट जनता दल को, जिस मंडल पॉलिटिक्स ने उत्तर बिहार और उत्तर भारत के खासकर यूपी बिहार की पॉलिटिकल अर्थमेटिक को बदल कर रख दिया था। संघ और भाजपा के बीच जो मतांतर बढ़ता जा रहा है उस मतांतर का एकमात्र कारण गुजरात लॉबी का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कब्जा करना है। राहुल गांधी की जो ताकत बढ़ती जा रही है, इंडिया अलायंस की जो ताकत बढ़कर 250 सांसदों के आसपास तक पहुंच चुकी है, उन सब के पीछे संघ और भाजपा के मतभेद और मतभेदों से ऊपर उठकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के फंडामेंटल्स का, नरेंद्र मोदी सरकार के क्रोनिक कैपिटलिज्म के उस आर्थिक नीतियों का, जिन आर्थिक नीतियों में कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों के पास इतनी अकूत संपत्ति आ गई है कि हिंदुस्तान के आम आदमी को 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद के सहारे चुनावी हिंदुत्व की लौ जगाने पर मजबूर किया जा रहा है। तो 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद के सहारे जिस चुनावी हिंदुत्व की लौ जलाने की कवायद जारी है, उस चुनावी हिंदुत्व के बीच यदि सवाल भूख का खड़ा हो जाए, यदि सवाल रोजगार का खड़ा हो जाए, यदि सवाल शिक्षा का खड़ा हो जाए, यदि सवाल सामाजिक न्याय का खड़ा हो जाए, यदि सवाल पेंशन का खड़ा हो जाए, यदि सवाल किसानों की एमएसपी गारंटी का खड़ा हो जाए, तो सबसे पहले संघ के सबसे बड़े अनुषांगिक संगठन बीएमएस को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ, इस देश के सबसे बड़े ट्रेड यूनियन में से एक और आरएसएस से जुड़ा हुआ है, एफिलिएटेड ट्रेड यूनियन। तो उस ट्रेड यूनियन के सामने जो परिस्थिति है, उन परिस्थिति को आप देखने की कोशिश करें तो दो बातें साफ होती है। एक, बीएमएस को यदि किनारे कर दिया जाए तो संघ की स्थिति इस देश में बिन पानी की मछली की तरह है। बीएमएस के बाहर संघ के पास भी सुविधा भोगी लोगों को स्वयंसेवक के नाम पर जो भर्ती किया गया, उस भर्ती करने की प्रक्रिया में सत्ता के साथ जो राजनीतिक बीमारी आती है, उस राजनीतिक बीमारी ने अंदर से संघ को खोखला किया। और जब संघ को खोखला किया तो मोहन भागवत की ताकत भी घटी। ताकत दो वजहों से घटी। एक, नरेंद्र मोदी की राजनीतिक ताकत बढ़ती चली गई 2014 से 24 के दरमियान, और उनकी ताकत बढ़ती चली गई तो संघ के अंदर से, जिस प्रकार से दूसरे संगठनों में होता है कि सुविधा भोगी लोगों की तादाद सत्ता के साथ जुड़ने की होती है, उनकी प्रवृत्ति सत्ता के साथ खड़े होने की होती है, वो सत्ता के साथ तो खड़े हो गए। संगठन ने
जिस बेचारगी की स्थिति में खड़ा रहा, उस बेचारगी की स्थिति में आज की तारीख में अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को इस देश के सामने, जनता के सामने, खास करके जब विमर्श बदल रहा हो, जब विमर्श जाति और समुदाय होता जा रहा हो, विमर्श से सांप्रदायिकता पीछे छूट रही हो, तो उस परिस्थिति में संघ के सामने संकट दोहरा है। आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलने का, 100 साल पूरे कर रहे आरएसएस के सामने अपने राजनीतिक प्रोडक्ट भारतीय जनता पार्टी के सहारे अपनी नीतियों को लागू कराने का जो उनका एजेंडा था, उस एजेंडे पर सवाल इसलिए खड़े हो गए क्योंकि संघ कई तरह से इस देश के मिजाज के साथ मेल नहीं खा पाया। मेल नहीं खा पाने की परिस्थिति में संघ अपने आप को जोड़कर चलता था, किसी तरह से बीच का रास्ता पहले निकाल कर चलता था, गठबंधन की मजबूरियों के सहारे अपनी असहाय स्थिति को अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में प्रदर्शित करते हुए अपनी नाक बचाने की कोशिश करता था कि सरकार हमारी अकेले की नहीं है। लेकिन अब सरकार अकेले की 10 सालों तक चली, और अकेले की सरकार में जिस प्रकार से इस देश में अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ी, जिस प्रकार से सांप्रदायिकता ने इस देश के तमाम मुद्दों को अपने आगोश में लेना शुरू किया, और जिस प्रकार से सांप्रदायिकता की खुमारी मंडल पॉलिटिक्स के साथ कि फिर से उभरने के साथ जब फिर से गिरनी शुरू हुई, तो आज की तारीख में आप कह सकते हैं जवाब न संघ के पास है, न नरेंद्र मोदी के पास है, न अमित शाह के पास है, और ना ही उस दक्षिण पंथ की पूरी आइडियोलॉजी के पास है, जिस आइडियोलॉजी के सहारे संघ ने अपना विस्तार 2 लोकसभा सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी के 303 तक पहुंचाने के आसरे जमीन तक करने की कोशिश की थी। लेकिन अब वो जमीन बंजर हो रही है, और जमीन बंजर होने के पीछे जो जिम्मेदार है वो सत्ता के साथ आने वाली वो राजनीतिक बुराई, जिस राजनीतिक बुराई ने सत्ता को खोखला किया हो या न किया हो, क्योंकि सत्ता का चरित्र ही यही होता है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या कोई और, सत्ता के साथ जो बीमारी आई उसने संगठन को खोखला किया, और जब संगठन को खोखला किया तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के साथ खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के बाद कौन, भाजपा का अगला अध्यक्ष कौन, ये सुनकर ही, ये जानकर ही, और इस परिस्थिति पर विचार करके ही उसके रोंगटे खड़े होने की स्थिति है कि जनता के बीच जाएं तो कैसे जाएं। हरियाणा में गांव में घुसने में दिक्कत हो रही है, महाराष्ट्र में गांव में घुसने की जहमत नहीं उठा पा रहे, झारखंड में परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, और उन सब से आगे बढ़कर देखें तो उत्तर प्रदेश और बिहार का रुख कहीं ऐसा ना हो जाए कि संघ को मोदी योगी बनाम मंडल पॉलिटिक्स में से एक को चुनने के लिए विवश होना पड़े, और उस विवशता में जहां आज खड़ी है उससे भी नीचे जाने की नौबत ना आ जाए। तो इस दुविधा के बीच स्वाभाविक है जिसे पोस्टर बॉय बनाया गया, उस पोस्टर बॉय को ही अमृत के साथ सत्ता का विष भी पीना पड़ता है। नरेंद्र मोदी के साथ आज यही हो रहा है, चाहे मोहन भागवत बोले चाहे कोई और बोले, अभी तो बोल निकलने शुरू हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन परिस्थितियां नरेंद्र मोदी के सामने जो है, उन परिस्थितियों में सत्ता की उम्र न तो बहुत लंबी दिखाई देती है, और न ही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार सत्ता की कमान छूटने की स्थिति में संघ को अपनी विचारधारा को उस रूप में लागू करने लायक माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस रूप का क्लाइमेक्स आपने संघ से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहने के दरमियान क्रोनी कैपिटलिज्म के साए में चलने वाले हिंदुत्व के रूप में देखा, अडानी की संपत्तियों को बढ़ते हुए देखा, अंबानी की संपत्तियों को बढ़ते हुए देखा, लेकिन हिंदुस्तान के आम आदमी की किस्मत को उस चुनावी हिंदुत्व के दायरे में फूटते हुए देखा। अब जनता उस फूटते हुए देखने को तैयार नहीं है। संघ के कार्यकर्ता से ज्यादा पावर ब्रोकर की स्थिति में आ गए प्रतीत हो रहे हैं, और पावर ब्रोकर जनता के बीच से वोटों का इंतजाम करने में, वोटों का जुगाड़ करने में उसी तरह सफल नहीं होते जिस तरह दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अविश्वास का जो माहौल बना, उस अविश्वास के माहौल के बीच उत्तर भारत की परिस्थितियां जब दक्षिण भारत के साथ ताल मिलाकर मंडल पॉलिटिक्स को नए सिरे से ऊपर चढ़ाने वाली हो, समाज के अलग अलग हिस्सों की पॉलिटिक्स को, चाहे उसमें महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे उसमें किसानों नौजवानों का मुद्दा हो, बेरोजगारों का मुद्दा हो, या कोई और मुद्दा हो, ओबीसी पॉलिटिक्स को ओबीसी पॉलिटिक्स के दायरे में देखने की कोशिश नरेंद्र मोदी के रूप में
ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने, एक ऐसे व्यक्ति को ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने जो व्यक्ति और उनकी बिरादरी मंडल कमीशन की ओरिजिनल लिस्ट में नहीं थी, जो 1980 में लिस्ट दी गई थी, बाद में उन्हें जोड़ा गया। और ये सारी बातें जब एक एक कर परत दर परत उघड़ती चली गई तो फिर मंडल के अंदर भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी, और उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कंट्राडिक्शंस को, उसके मतभेदों को न तो संघ समझ पाया, न ही भारतीय जनता पार्टी समझ पाई, और शायद बीजेपी समझने का मादा भी रखती थी, लेकिन सत्ता की चकाचौंध में समझने की जहमत नहीं उठाई। आज यही परिस्थिति, मोहन भागवत जो बोल रहे हैं वो कईयों को बीजेपी के अंदर ताकत दे रही है, लेकिन वो ताकत भारतीय जनता पार्टी के कितने काम आएगी ये तो नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र मोदी की सत्ता को कमजोर करने में काफी हद तक काम आएगी, इस बात को लेकर काफी हद तक मुतमईन हुआ जा सकता है। आगे आगे देखिए होता है क्या। संघ और भाजपा की इस रस्साकसी में बीजेपी आगे बढ़ेगी, संघ पीछे हटेगा, संघ आगे बढ़ेगा, बीजेपी पीछे हटेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।